नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। तो जैसा कि मैंने बता रखा था कि एनसीईआरटी जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं प्राथमिक स्तर के 1 to 5 में, उसमें जो इन्वायरमेंट में कंटेंट के क्वेश्चन पूछते हैं वह एनसीईआरटी की कक्षा 3, 4 और 5 की जो आसपास की पुस्तक होती है वहाँ से कंटेंट पूछते हैं। तो मैंने कक्षा 3 और 4 के वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख लें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ मैंने कुछ इस वीडियो में क्वेश्चंस भी कराए, लेकिन इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं। तो जो क्वेश्चंस के वीडियो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज की जो क्लास का है उसमें क्लास 5 के कंटेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, क्या क्या क्लास 5 से कंटेंट बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो लंबा होगा तो वीडियो को आप फास्ट करके देख सकते हैं। अगर स्लो बोल रहा हूँ तो वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे है कि जानवर में भी देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो जैसे जिस प्रकार से मनुष्यों में देखने सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार सभी प्रकार के जानवरों में देखने सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटी को रास्ता मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, चींटियां जब चलती हैं तो बाकी की साथी चींटी भी उसके साथ चलती है। तो कैसे, तो वो एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ते हैं जिससे कि उनकी साथी चींटी उन्हें पहचान ले। हालांकि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रात के समय आप कहीं पे अंधेरा, मतलब पूरा रूम में अंधेरा है, फिर भी मच्छर हमें ढूंढ ले रहे हैं। तो उसका कारण है कि हमारे शरीर की गर्मी और हमारे पैर के तलवे की जो होती है गंध, इससे मच्छर क्या होता है, हमें सूंघ लेते हैं। आगे की सड़कों पर कुत्तों को भी आपने जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र से यह जान लेता है कि यह दूसरे कुत्ते का इलाका है। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर करके कुत्ते जो होते हैं ना, एक दूसरे कुत्ते को क्या करते हैं, सूंघते हुए नजर आते हैं। ठीक है, हमेशा किसी न किसी चीज़ों को सूंघते हुए नजर आते हैं। तो वो क्या सूंघते हैं, तो वो दूसरे कुत्ते का मूत्र को सूंघते हैं, जिससे वो पता चलता है कि हमारे इलाके में एक नया कुत्ता आ गया है। ठीक है, या वह किसी दूसरे इलाके में चला गया। तो वही कह रहा है कि कुत्ते एक दूसरे के मूत्र की गंध से जान लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा कुत्ता आया है। आगे रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर दूर से भी क्या करता है, पहचान सकता है। आगे कह रहा है, ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, और जिससे कि वह एक समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं और उस समय वह डिस्टेंस का पता करती हैं। ठीक है, जैसे कि दोनों सर के दोनों तरफ, ये आपके हो गए, सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं और ये एक साथ दो अलग अलग वस्तुओं को देख सकती हैं। ठीक है, लेकिन जब वह आगे देखती हैं तो वह एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करती हैं। दोनों आंखों से एक से उस वस्तु को देखती हैं और दूसरे से इसके डिस्टेंस का क्या करती हैं, पता लगाती हैं, मेजरमेंट करती हैं। ठीक है, तो यही आगे आपका लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती हैं, वे अपनी गर्दन को हिलाकर या घुमाकर आसपास की चीज़ों को देखते हैं। तो ये आपने अक्सर कर देखा होगा, ज़्यादातर पक्षियां अपनी गर्दनों को क्या करती हैं, हमेशा हिलाती डुलाती रहती हैं, क्योंकि उनकी जो गर्दन, मतलब उनकी जो आंखों की पुतलियां वो घूम नहीं सकती हैं, जिसके कारण अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए वो अपने गर्दन को हिलाती डुलाती रहती हैं। आगे की पक्षी जब दोनों आंखों से एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है तो उसे दूरी का एहसास होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता रखा है। आगे, जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करती हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, और चील, बाज और गिद्ध, ये कई बार पूछा गया है, चील, बाज और गिद्ध जो होता है हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक चीज़ों को देख सकते हैं। आगे, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग को देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ों को काली और सफ़ेद में देखते हैं। तो यहाँ पे होता है, कई बार पूछा गया है कि ज़्यादातर जीव जंतु विभिन्न वस्तुओं को किन किन रंगों में देखते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, काला और सफ़ेद में देखते हैं। आगे है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर कंपन के द्वारा ही चीज़ों को सुन पाते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वह उनकी त्वचाएं इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वह जमीन पर हुए कंपन को भी क्या करते हैं, मतलब कि उससे जान लेते हैं। आगे, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत, जैसे शेर या चीता को देखकर यह खास प्रकार की आवाज़ें निकालता है, जिससे कि उसके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। ठीक है, और इस काम के लिए पक्षियों में भी खास आवाज़ें होती है। जैसे कहा जाता है कि जैसे मनुष्य में हम लोग जब हंसते हैं तो उस समय आवाज़ें कुछ अलग होती हैं, जब हम दुख में होते हैं तो उस समय हमारी एक्टिविटियाँ कुछ अलग होती हैं, जब हम खुशियाँ मनाते हैं, जब पढ़ते हैं या शांतिपूर्वक बैठे होते हैं तो हमारी एक्टिविटियाँ और आवाज़ें अलग होती हैं। उसी प्रकार की चीज़ें क्या होती है, जीव जंतुओं में भी होती है। आगे, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के रूप में देती हैं। कुछ जानवर
तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं और जंगल में रहने वाले लोग इस अनहोनी को समझ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जिक्र किया गया है 2004 में जो सुनामी आया हुआ था, उस समय वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु कुछ अजीब प्रकार का व्यवहार करने लगे थे और जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोग उनको जान गए कि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है, जिसके कारण वह उस चीज़ को छोड़कर वहाँ से चले गए। और एक भी अंडमान में जो रहने वाली जारवा जनजाति थी, उनके एक भी लोग नहीं मरे, क्योंकि वह जानवरों को रीड कर रखे थे और जैसे ही सुनामी आने वाली थी उससे पहले ही वो लोग चले गए। तो पूछा गया कि सुनामी कब आई थी, तो वर्ष 2004 में आई थी। ठीक है, आगे आपका डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, जैसे हमारे मनुष्यों की अपनी पूरी भाषा, उसी प्रकार से कई सारे जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। आगे बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे शीत निद्रा कहते हैं, शीत निद्रा। जैसे कि आपने देखा होगा कि ठंडियों के समय में हमें छिपकलियां दिखाई नहीं देती हैं, तो क्या होता है कि वह शीत निद्रा में चली जाती है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर रहेगी तो उसके खून को जमने की संभावना होती है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह जैसे ही ठंडी बढ़ती है तो अपने आप को ऐसे जगह पे लेकर चली जाती है जहाँ का तापमान उसका शरीर सह सके, और फिर जैसे ही गर्मी का समय आता है धीरे धीरे वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो जो ठंडी के मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शीत निद्रा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे स्लाथ के बारे में दिया गया है, तो स्लाथ के बारे में पूरा स्टेटमेंट करके पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। स्लाथ भालू जैसा दिखने वाला जानवर है, लेकिन यह भालू नहीं होते हैं। स्लाथ दिन में कम से कम 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। स्लाथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए नीचे उतरता है। स्लाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है और अपने 40 वर्ष की उम्र में और मतलब कि मात्र 8 पौधों को यह घूम पाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका ठीक है स्टेटमेंट दिया है, तो सिंगल भी करके पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट से भी पूछा जा सकता है। अगला स्टेटमेंट बाघ के बारे में है, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसे शरीर की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में भी वह रास्ते को ढूंढ लेती हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, जैसे कि बाघ की गर्जना को 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा की वजह से पत्तों को हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों को हिलने में हुई आवाज़ का अंतर स्पष्ट पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि कौन जानवर सबसे अधिक अपने कान को घुमा सकता है, तो वो कौन है, बाघ है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। और घाना पक्षी विहार जो है वह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, जो कि मूलतः दोनों के दोनों आपके बाघों के लिए जाने जाते हैं। आगे सपेरों को कालबेलिया, सपेरों के झुंड को जो कहा जाता है कालबेलिया कहता है, और यह जो जनजाति है वह राजस्थान राज्य में पाई जाती है। नागगुप्पन एक ऐसी डिजाइन है जिसमें रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि नागगुप्पन डिजाइन कहाँ बनाया जाता है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में और दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में। अब यहाँ पे कालबेलिया नाच सपेरों की मुद्रा है। जैसे कालबेलिया नाच को हम लोग नागिन डांस के नाम से भी अपने उत्तर भारत में जानते हैं, तो सपेरों की एक नाच है जिसमें तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकियों से बनाए जाते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनका नाम है नाग, करह, दुबैया और अफाई है। पपाई नहीं, यहाँ पर अफाई है। ठीक है, तो यह 4 प्रकार के जो जहरीले सांप हैं, बाकी जो सांप पाए जाते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांतों से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नामक दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। तो यहाँ पूछा जाता है कि सांप के काटने का जो सीरम है किससे बनाया जाता है, तो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अब आगे उड़ीसा में कालाहाड़ी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब ऐसे तो आपने पता है कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस जिले में होता है, तो कालाहाड़ी जिले में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को सेव करने के लिए कुछ घरेलू उपाय हैं और कैसे हम चीज़ों को संरक्षित रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध को लंबे समय तक रखना है तो हम क्या करते हैं, दूध को उबाल देते हैं। पका हुआ चावल है तो उसको क्या करते हैं, एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। हरा धनिया है तो गीले कपड़े में लपेट कर उसको ठीक है रखते हैं। और प्याज और लहसुन है तो उसे खुले में नमी से बचाकर रखते हैं। अब आगे आत्रेपुरम जिला किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में आत्रेपुरम जिला स्थित है। अब आगे भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नामों से पहचाना और पुकारा जाता है। जैसे हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अमावट कहते हैं। बंगाली में आम सुट्टो के नाम से, असम में इसे अमटा कहते हैं। तेलुगु में इसे मामली तांड्रा कहते हैं और मराठी में इसे अम्बावाड़ी के नाम से जाना जाता है।
आगे है स्वाद और पाचन क्रिया के बारे में कुछ जानते हैं। तो हमारे जो पेट का तापमान होता है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और हमारे पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है। ठीक है, पूछा गया है कि हमारे रस के जो पेट में जो पाचक एंजाइम पाया जाता है उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय या क्षारीय। तो यहाँ पर क्या होता है, अम्लीय होता है। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो होता है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल के उत्पादन के बावजूद भी वहाँ के गरीब मतलब कि गरीब लोगों को खाने को नहीं मिल पाता है। तो इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है, न कि समान है। तो असमानता के कारण वहाँ पर अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, फिर भी वहाँ पर लोगों को ये चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। आगे कि मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक तौर पे ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कई सारे कपड़ों को छानने में यूज करते हैं। आगे कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि कि उसमें नमी न रह जाए और अचार खराब ना हो जाए। आगे पीचर प्लांट को निपेंथिस कहते हैं। यह एक कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, तो पीचर प्लांट एक विशेष प्रकार के गंध को छोड़कर कीटों को आकर्षित करते हैं और उनका शरीर शिकार कर लेते हैं और यह ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यह इसे हम लोग कीटभक्षी पौधे के नाम से जानते हैं। पीचर प्लांट दे दे या निफेंथिस दे दे, तो एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है और जो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी, अन्य देशों में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। आगे वेलक्रो, तो वेलक्रो सैंडल में खुदरा सा हिस्सा होता है जिससे पहनने के बाद चिपकाया जाता है, का आविष्कार जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में किया था और उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। तो यहाँ पूछा जाए कि वेलक्रो क्या है, तो जो सैंडल में चिपकाने का हिस्सा होता है उसे वेलक्रो कहते हैं और इसका आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था, तो जॉर्ज मेस्टल ने किया था। आगे पौधे घूम नहीं सकते हैं, एक बार वह एक ही जगह पर रहते हैं परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं हवाओं के द्वारा। ठीक है, तो पौधों के बीज कपड़े में चिपक कर, पानी में बहकर और हवाओं के द्वारा क्या करते हैं, लंबी यात्रा करते हैं। आगे सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उससे सोयाबीन का बीज निकल आते हैं। अब यहाँ पे कुछ बीज हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, जैसे हरी मिर्च, टमाटर और आलू जो है वह दक्षिण अमेरिका से आए, पत्ता गोभी और मटर जो है यूरोप से आए, काफ़ी, बीन्स और भिंडी जो है आपके अफ्रीका से आए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं लेकिन यहाँ पे हम सामान्य रूप से चीज़ों को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे घड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। घड़ीसर है यहाँ पर, घड़ीसर। ठीक है, तो यह राजस्थान के जैसलमेर में है और यह उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थीं जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर, ठीक है, एक दूसरे को कनेक्ट किया जाता था कि वह पानी, ठीक है, कहीं वेस्ट ना हो और एक दूसरे से वह जुड़ी रहे। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1-2 बार और कभी कभी तो साल में 1 बार भी बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झील पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उसकी पूजा करते थे, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसलमेर के बारे में। अब आगे कुएं और झील के सूखने का कारण क्या है, ये भी आपका पूछा है। तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन में पानी कम होता जा रहा है। अब झील भी कम होती जा रही हैं। जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, अब झील और तालाबों कम होने के कारण वर्षा का पानी भी इकट्ठा नहीं हो रहा है। पेड़ों को चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी सीमेंट से ढक दिया है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुँच पा रहा है। तो आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में पूरे शहर और गाँव की जो ज़मीन है उसे मिट्टी सीमेंट की चादरों से ढक दिया जा रहा है जिससे कि वर्षा का पानी कहीं पर इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं। ठीक है, कि अधिक से अधिक मोटर लग गए हैं। ठीक है, वर्षा का पानी कहीं पे इकट्ठा नहीं हो रहा है, जितने भी तालाब झील थे वो सारे के सारे धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं जिसके कारण भूमिगत जलस्तर में कमी आ रही है। आगे 1986 में जोधपुर और उसके आसपास में बारिश नहीं हुई। फिर लोगों का ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है और उसके बाद, ठीक है, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहाँ पे पानी मिला। तो प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला और कुछ सालों बाद वहाँ पे अच्छी वर्षा हुई और बावली पानी से भर गया। तो यहाँ पे कहा गया है कि हाँ ठीक, जैसे कि राजस्थान का जो जोधपुर इलाका था उसका एक क्षेत्र विशेष था जहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलता था। बाद में उन्होंने देखा कि जिस बावली से उनके यहाँ पानी आता था वो पूरे कूड़े कचड़े से भर गया था और उसको उन्होंने साफ किया। जब बारिश हुई तो पानी ठीक ठाक भर गया और उसके बाद लोगों को वहाँ पे पानी मिलना फिर से शुरू हो गया। यहाँ पे कि अलबर्नी के बारे में कहा गया है। तो अलबर्नी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो पूछा गया है कि अलबर्नी कहाँ का निवासी है, तो उज्बेकिस्तान का। और एक यह यात्री था। अलबर्नी ने भारत में आकर सभी चीज़ों पर ध्यान से समझा और जाना और यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते थे और वह बड़े बड़े पत्थरों और लोहों के चबूतरे झीलों के किनारे बनाते थे।
अल्बर्नी ने सारी बातों को विस्तृत रूप से, यह सारी बातें, ठीक है, 1973 में मिली, एक स्टाम्प में मिली जो अल्बर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाता है कि अल्बर्नी क्या था, तो एक यात्री था जो उज्बेकिस्तान से आया था और वह यहाँ के जल व्यवस्था के बारे में, यहाँ पे संस्कृति और कल्चर के बारे में ठीक ठाक व्याख्या उसने किया था। यहाँ पूछा गया है कि मृत सागर जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, यह दुनिया का सबसे खारा सागर है। मृत सागर जो है समुद्र तल से 418 मीटर नीचे और दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर भी है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर अगर सबसे निचला बिंदु है तो वो तो दूसरा है, ठीक है, लेकिन अगर सागर कहा जाए तो आपका मृत सागर, और इसे खारे पानी का झील भी कहा जाता है। जैसे कि दुनिया में सबसे अधिक खारा पानी किस में पाया जाता है, तो मृत सागर में पाया जाता है, और इसके 1 लीटर जल में लगभग 300 ग्राम तक नमक मिला होता है। मृत सागर के पानी का घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं, उसकी सतह पर ही क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। और यहाँ पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा कब शुरू करी और कहाँ शुरू करी, तो महात्मा गांधी ने 1930 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी, और दांडी यात्रा की शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात के समुद्र तटों पर किया था। ठीक है, अब आगे आता है कि मलेरिया के बारे में कहा गया, तो मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड आती है, और मलेरिया की जो दवा है सिनकोना की छाल से बनाई जाती है, जिसे हम लोग कुनैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुनैन या सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। आगे आपका कि लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, 12 से 16, ठीक है, जीएम प्रति डीएल होता है। ठीक है, तो इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमें क्या होता है, लवयुक्त भोजन को खाना पड़ता है। ठीक है, जिसमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं। और मलेरिया, अब आगे की मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। एल्गी या शैवाल एक तरह के जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होते हैं। रोनाल्ड दास ने बताया कि मलेरिया जो होता है मच्छरों से होता है। ठीक है, मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी होते हैं जिसे प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। मलेरिया के परजीवी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सीटेट का यह जो आपके तीनों क्लास रहे, ठीक है, वह आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक किए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और अन्य दोस्तों के हेल्प के लिए भी वीडियो शेयर किए होंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन का एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं जो इन चैप्टरों से पूछे गए। तो यहाँ पूछा गया है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में ताक झाँक किया और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए उसे वर्ष 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो जैसा कि आपको बताया गया ऊपर, रोनाल्ड रास, उस व्यक्ति का नाम क्या था, रोनाल्ड रास था। आगे बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का एक फसल उत्सव है। ठीक है, जिसका नाम बिहू होता है। ठीक है, फसलों काटने के बाद वहां पर बिहू मनाया जाता है। आगे पूछा गया कश्मीरी चोंगा कहलाता है। ठीक है, कश्मीरी चोंगा जो कि कश्मीर में पहना जाता है उसका अन्य नाम पूछा गया है फीरन, अंगरखी, बुगतारी या अचकन। तो कश्मीरी चोंगा का अन्य नाम आता है आपका फीरन। ठीक है, कश्मीरी चोंगा का अन्य नाम आपका फीरन आता है। और आगे कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ठीक है, तो कुड़ुक जो है वह झारखंड के जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्थानीय भाषा है उसे हम क्या कहते हैं, कुड़ुक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्या ऑप्शन होगा, ए, कि कुड़ुक जो होता है वह झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा है, वहाँ के आदिवासियों की स्थानीय भाषा है। आगे वर्ली एक पारंपरिक चित्रकला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र, आपका बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो वर्ली एक चित्रकारी भी है और इसी के नाम पर महाराष्ट्र में एक क्षेत्र विशेष का नाम भी है जिसको हम लोग वर्ली मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह मुंबई शहर के अंतर्गत आता है। तो वर्ली जो होता है कि यह चित्रकारी के बारे में पूछे या स्थान विशेष के बारे में पूछे तो यह महाराष्ट्र में आपका आता है। आगे है कि मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य के रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होता है 12 से 16 जीएम डीएल प्रति डीएल होता है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे एनीमिया रोग की कमी से होता है, तो ऑप्शन ए है लौ, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम और ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो एनीमिया जो होता है वह लोहे की कमी से होता है। ठीक है, जिसे हम लोग रक्त अल्पता के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होता है, एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस। तो जैसा आपने पता है कि टाइफाइड जो होता है वह दूषित जल के पीने से होता है। आगे यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है, ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है खनिज लवण। तो यहाँ पे आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर जो है वह कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे स्रोत हैं, तो वह कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाना चाहता है।
आगे कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट्स के पौधे से, सिनकोना के पौधे से या जलीय पौधे से। तो कुनैन नामक जो दवा होती है वह सिनकोना के पौधों से प्राप्त होती है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। तो दोस्तों ये रहे आपके क्लास 3, 4, 5 के ईवीएस के कंटेंट, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डेमो के तौर पे रख रखा था। अगर आपको सारे क्वेश्चंस को देखना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन का जो सीरीज है उसका प्लेलिस्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।